हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमएस कोचिंग फ्यूचर का एक और नए वीडियो में। यदि आप नए विद्यार्थी हैं और आपका बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में होगा और आप तैयारी करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए हैं, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है 2026 में बहुत अच्छे तरीक़े से हो, इसलिए आप सोच रहे हैं कि वैसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखें जो बिल्कुल हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाए, तो आप सही वीडियो पर आए हैं। आपको इस क्लास में बिल्कुल 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिखाया जाएगा, जो साइंस के तीनों सब्जेक्ट जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, तीनों से चुना हुआ इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिल्कुल यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, देर नहीं करते हुए आपको हम दिखाते हैं कि वह कौन सा 40 ऑब्जेक्टिव है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। इससे पहले आपको एक शानदार बात बताते हैं जो जानना बहुत आपके लिए ज़रूरी है। आपके एग्जाम में कुल मिला के साइंस से 1 से 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 40 प्रश्नों का आपको सही सही उत्तर OMR शीट में देना है, क्योंकि यह आपको जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए आज का वीडियो का पहला प्रश्न देख रहे हैं। दिया हुआ है कि उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान महत्तम होता है। तो उत्तल दर्पण में जो आवर्धन का मान महत्तम होता है वो कम से कम 1/2 होता है। कितना होता है? 1/2 होता है। बिल्कुल सारे प्रश्नों को आप देखिए, सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलेंगे। अगली प्रश्न 2 नंबर प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग है। तो सबसे प्रभावी रंग याद रखिएगा लाल होते हैं, क्योंकि स्पेक्ट्रम के बारे में आप अगर पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं पढ़े होंगे तो बिल्कुल आप अपने क्लास में सीखिएगा कि स्पेक्ट्रम से जब प्रिज्म से जो होते हैं ना 7 रंग के रंग में विभक्त होते हैं, वर्ण विक्षेपण जो पढ़ा होंगे या अब पढ़िएगा, तो वहाँ लाल रंग जो होते हैं ना सबसे प्रभावी होते हैं। और वैसे भी आप लोग जानते हैं कि खतरे में लाल रंग का संकेत जो होता है ना, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर प्रश्न देखिए, दिया हुआ है किस युक्ति में विभक्त वलय का दिक् परिवर्तक कार्य करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका, याद कर लीजिए कि ये विद्युत मीटर में यानी विद्युत मोटर जो है ना, वहाँ दिक् परिवर्तक का कार्य करता है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने दिखाई दे रहा है। अगला प्रश्न यानी 4 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि प्रतिरोधकों को एक संयोजन में से एक प्रतिरोधक को अगर हटा लेने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है। यह संयोजित था, किस क्रम में संयोजित था आपको बताना है। क्या यह समांतर क्रम में संयोजित था या श्रेणीबद्ध क्रम में संयोजित था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह समांतर क्रम में संयोजित था। इस वजह से संयोजन के प्रतिरोधक हटा लेने पर कुल प्रतिरोध क्या हो जाता है, तो बढ़ जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 5 नंबर प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है। तो 5 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा यूरेनियम जो है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो एक से एक इम्पोर्टेंट वीडियो आपको इस यूट्यूब चैनल को देखने के लिए मिलेगा, और इस यूट्यूब चैनल से पढ़कर बहुत सारे विद्यार्थी जो है हर साल अच्छे नंबर से पास करते हैं। तो आप अगर नए हैं इस यूट्यूब चैनल पे तो बिल्कुल इस वीडियो को लाइक करके इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अभी से लेकर आपके बोर्ड एग्जाम 2026 तक इम्पोर्टेंट प्रश्न देखने के लिए आपको हमेशा मिलते रहेगा। तो 6 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो अपसारी लेंस की बात कहा जाए तो हमेशा आपका अवतल लेंस होगा, याद रखना है। वही अगर आपसे अभिसारी लेंस पूछा जाए, याद रखना है कि कभी कभी एग्जाम में अभिसारी भी पूछा जाता है, तो अभिसारी लेंस पूछा जाए तो उसके लिए आप करके आइएगा उत्तल लेंस को। लेकिन अपसारी लेंस की जब बात हो तो वहाँ अवतल लेंस यानी ऑप्शन ई आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। 7 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। याद करके रखिएगा कि एक प्रिज्म जो होते हैं ना 5 सतहों से घिरा होते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल सही प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप जितने भी विद्यार्थी इस क्लास से जुड़े हुए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, आप बस पूरे वीडियो को अंत तक देखिए। एक बार में नहीं हो तो 2 बार में याद करिए, और इसी तरह से अपने बोर्ड एग्जाम के ऑब्जेक्टिव को तैयारी करते चलिए। बहुत बेहतर रिजल्ट आपका आएगा बोर्ड एग्जाम में।
8 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि जूल प्रति कूलाम जो होती है ना बराबर होता है। तो जूल प्रति कूलाम बराबर होती है यह वोल्ट के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? वोल्ट के। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और वोल्ट में जो भी होते हैं ना ये विभवांतर के एसआई मात्रक होते हैं जो आपको चौथा लेसन विद्युत धारा में पढ़ना है। 9 नंबर प्रश्न है कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय फ्लक्स का जो एसआई मात्रक होता है वो वेबर होता है। इसे भी हम लोग फिजिक्स के ही चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, बहुत शानदार प्रश्न है, जो दहन कर उष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है। तो जो दहन करके उष्मा उत्पन्न करते हैं उसे याद करके रखिएगा कि उसे ईंधन कहते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है? मतलब कौन से दृष्टि दोष होते हैं जिसके निवारण यानी छुड़ाने के लिए, उपचार के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं? तो यह प्रश्न का उत्तर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। अगर आपके आंखों में निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो उसे छुड़ाने के लिए आप क्या करिएगा? अवतल लेंस का प्रयोग करिएगा। अगर आपके आंखों में दीर्घ दृष्टि दोष हो जाते हैं, दीर्घ दृष्टि दोष, तो इसके लिए आप क्या करिएगा? तो उत्तल लेंस का उपयोग करिएगा। तो बिल्कुल हम लोग सभी डिस्कस करते चलेंगे ताकि किसी भी प्रकार से ऑब्जेक्टिव प्रश्न आए तो आपसे एक भी प्रश्न ना छूटे एग्जाम में। तो 12 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि दूर दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होता है। तो जिस मनुष्य के अंदर आंख में दूर दृष्टि दोष होता है, दृष्टि भी एक आंख का ही नाम होता है, आप लोग आगे हिंदी में भी पढ़ेंगे। तो 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका उत्तल लेंस। यानी उत्तल लेंस वाले जो होते हैं ना, उत्तल लेंस लगे होते हैं किसके चश्मे में? तो जिनके अंदर दूर दृष्टि दोष की बीमारियां होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, लघुपथन जब होती है उस समय विद्युत धारा की मान क्या होती है? तो 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बहुत अधिक बढ़ जाता है। आप शायद लघुपथन के बारे में नहीं समझते होंगे, आइए आपको समझाते हैं। लघुपथन का मतलब होता है जब हमारे घरों में उपकरण जो होती है ना, बिजली की उपकरण जब जलती है या जब गर्म तार ठंडे तार से सटते हैं तो उस अवस्था में क्या होती है? शॉर्ट सर्किट लगती है, उसे हम लघुपथन के नाम से जानते हैं। तो इस समय होती है कि क्या धारा की मान जो होती है ना बहुत अधिक बढ़ जाती है, जिसके कारण हमारे घरों में लगे उपकरण भी जलने लगते हैं। तो 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात अधिक बढ़ जाता है। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखिए, बिल्कुल 40 प्रश्न ही देखेंगे आप और 40 में 40 इंपोर्टेंट प्रश्न देखेंगे। 14 नंबर प्रश्न है कि कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र, यह जो है ना, यह संयंत्र का नाम है, ये कौन से राज्य में स्थित है? 14 नंबर प्रश्न में यह पूछा जा रहा है। तो याद कर लीजिएगा कि यह कर्नाटक जो होता है ना, कर्नाटक राज्य में स्थित है कैगा नाभिक विद्युत संयंत्र, इसे याद रखना है इस नाम को। 15वां प्रश्न में पूछा जा रहा है कि हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस प्रश्न को कभी कभी घुमा कर भी पूछा जाता है, यानी हजामत बनाने के लिए पूछा जा रहा है। कभी पूछा जाता है कि दाढ़ी बनाने में चाहे कभी पूछा जाता है कि हजामती के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिए कि यह हमेशा अवतल दर्पण के प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण में जो होता है ना वह वस्तु का प्रतिबिंब थोड़ा सा बड़ा बनता है, इसलिए अवतल दर्पण का प्रयोग हमें किया जाता है हजामती के रूप में। बिल्कुल याद कर लेना, ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, बिल्कुल इंपोर्टेंट प्रश्न है, VVI प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? तो अगर आपके आंख में या किसी बीमार व्यक्ति के आंख में अगर निकट दृष्टि दोष है तो उनके जो चश्मे होंगे ना वो बिल्कुल अवतल लेंस वाले चश्मे होंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 17 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? बिल्कुल VVI प्रश्न है, हर बार एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो होता है ना, याद करके रखना है कि डायऑप्टर होता है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और डायऑप्टर को डी से सूचित किया जाता है, इसे भी आप लोगों को याद रखना है। 18 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि प्रकाश के किरणें के समूह को हम क्या कहते हैं? तो प्रकाश के किरण के जो समूह होते हैं ना, ये प्रश्न भी आपको 2025 के एग्जाम में देखने के लिए मिला है। तो 18 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा किरणपुंज, यानी किरणों के समूह को किरणपुंज कहते हैं। उसी प्रकार से प्रकाश के किरण के समूह को हम किरणपुंज कहते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे।
19 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों को निलंबन को कहा जाता है। तो माध्यम में जो होते हैं ना छोटे छोटे कणों के निलंबन को हम क्या कहते हैं? तो 19 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है याद करके रखना है कि इसे हम कोलाइडी कण कहते हैं। यानी किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को हम कहते हैं कोलाइडी कण। ऑप्शन ए याद करके रखना है। 20 नंबर प्रश्न है, ओम के नियम निहित है। ओम के नियम किसके लिए निहित है? इसे प्रश्न जो है ना बिल्कुल इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसे याद रखना है। V बराबर आई आर के लिए ओम के नियम जो निहित होते हैं ना वो V बराबर आई आर के लिए होते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे 21वां प्रश्न में कहा गया कि विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक है। विद्युत धारा की प्रबलता जो है उसकी एसआई मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर होता है। विद्युत धारा की एसआई मात्रक एम्पियर होता है, जो आगे हम लोगों को विद्युत धारा चैप्टर में पढ़ना है, यानी चौथा लेसन में फिजिक्स में पढ़ना है, भौतिकी में पढ़ना है। 22वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्ति को हम क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले जो युक्ति होते हैं ना, इसे याद करके रखना है, इसे हम जनित्र कहते हैं। यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 23वां प्रश्न पूछा गया है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को हम कहते हैं। तो निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच जो कोण बनते हैं ना, इसे याद करके रखना है कि इसे हम हमेशा क्या बोलते हैं? निर्गत कोण बोलते हैं। यानी ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 24वां प्रश्न है, धारा मापने के यंत्र को कहते हैं। तो धारा मापने के यंत्र को हम क्या कहते हैं? तो 24वां प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, याद करके रखिएगा, यह आमीटर। यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। 25वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि आवेश का मात्रक है। आवेश का मात्रक क्या होता है? याद करके रखना है कि आवेश का मात्रक कूलम होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 26वां प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो नवीकरणीय ऊर्जा का जो स्रोत होता है ना वो सौर ऊर्जा होता है, और सौर ऊर्जा कभी खत्म नहीं होने वाले हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो ऊर्जा खत्म नहीं होते हैं ना सारे ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा में आते हैं, और जो खत्म हो जाने वाले होते हैं और नवीकरणीय में आते हैं। इसे याद रखना है। देखिए एक और शानदार प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है? तो विद्युत बल्ब के जो फिलामेंट होते हैं, यह 2025 की एग्जाम में पूछा गया था। तो विद्युत बल्ब के फिलामेंट होते हैं ना उसमें टंगस्टन का तार लगा हुआ रहता है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो बिल्कुल अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करिए। इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आप जुड़े हुए हैं तो सब्सक्राइब करके बने रहिए अपने बोर्ड एग्जाम 2026 तक। तो अगला प्रश्न दिया हुआ है 28वां प्रश्न, निम्नलिखित में यौगिक में कौन दुर्बल अम्ल है? तो जब आप अम्ल पढ़िएगा, अम्ल क्षार एवं लवण जो दूसरा चैप्टर है केमिस्ट्री का, वहाँ पढ़िएगा तो वहाँ दुर्बल और अम्ल और प्रबल अम्ल पढ़ाया जाता है। तो दुर्बल अम्ल में पूछा जा रहा है कौन है? तो याद रखना है कि दुर्बल अम्ल की जो होती है ना वह CH3COOH होता है। यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 29वां प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? निम्नलिखित में कौन उपधातु है? तो 29वां प्रश्न का सही उत्तर याद करके रखना है, बिल्कुल चुना हुआ प्रश्न है। उपधातु जो होते हैं ना वह बिल्कुल आपका हो जाते हैं, याद करके रखना है, ये एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। ये एस जो होते हैं ना उपधातु है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से होता है? लवण के विलयन के द्वारा होता है। यानी निम्नलिखित में किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से होता है, यानी लवण के विलयन के द्वारा होता है। तो 30वां प्रश्न का सही उत्तर जो आपका हो जाएगा, इसे याद रखना है, एग्जाम में पूछे जाएंगे, वह तांबा होते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे 31वां प्रश्न में पूछा जा रहा है कि खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होते हैं? तो खड़िया का जो रासायनिक सूत्र होते हैं वो CaCO3, यानी जो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है वही खड़िया का रासायनिक सूत्र होता है। ऑप्शन सी याद करके रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। 32वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि बिल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है? तो बिल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है? 32वां प्रश्न में याद रखना है कि एथाइन गैस का उपयोग बिल्डिंग में होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 33वां प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि अवक्षेपण अभिक्रिया में किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? तो अवक्षेपण अभिक्रिया में किस प्रकार के लवण प्राप्त होता है? तो 33वां प्रश्न का सही उत्तर याद रखना है कि अविलय लवण प्राप्त होते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 34वां प्रश्न है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम होगा ना उसे याद रखना है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है। ऑप्शन बी से याद करके रखना है, एग्जाम में पूछे जाएंगे।
35वां प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर जो प्राप्त होने वाले पदार्थ होते हैं ना, वह NO2 और O2, NO2 और O2, जो ऑप्शन डी में बिल्कुल सही उत्तर दिया हुआ है। 36वां प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है। तो विजातीय यौगिक याद रखना है कि प्लास्टर और पेरिस जो होते हैं ना, हमेशा विजातीय यौगिक होते हैं। ऑप्शन डी, विजातीय की बात जब भी किया जाए तो याद रखना है कि प्लास्टर और पेरिस ही होगा उसका उत्तर। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे। 37वां प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं। तो केरोसिन में डुबा के रखने वाला जो धातु है ना, बहुत बार पूछे गए प्रश्न है, सोडियम होते हैं। याद रखना, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 38वां प्रश्न है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो 38वां प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है। तो ब्रोमीन, याद रखना, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 39वां प्रश्न है कि सीसा और टीन का मिश्र धातु को कहते हैं। तो सीसा और टीन जब मिलते हैं ना, तो इसके मिश्र धातु से बनते हैं सोल्डर, यानी सोल्डर, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 40वां प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किससे चाकू से काटा जा सकता है। तो चाकू जो है ना, चाकू से यहाँ काटा जाने वाला जो पदार्थ है वो लिथियम हो जाएंगे, क्योंकि इसमें जो है ना सोडियम नहीं दिया हुआ है ना, तो सोडियम जब नहीं रहे तो याद रखना है कि लिथियम हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो जैसे कि आप वीडियो में थंबनेल में देखे होंगे कि आपको बताया गया था कि 40 ऑब्जेक्टिव जो है ना इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल इस क्लास में 40 ही ऑब्जेक्टिव कराया गया है। अगर आपको सभी प्रश्न अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो बिल्कुल लाइक कर दीजिए। इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसके आगे यानी 41 से लेकर आपको 80 तक के वीडियो चाहिए, तो बिल्कुल आप एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि हमें इससे आगे की चाहिए, और आपके लिए हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए हम बाय, मिलेंगे अगले वीडियो में।